डियर स्टूडेंट, हम आपको एक्सरसाइज 1.2 को अब बताएंगे प्रत्येक क्वेश्चन को। तो क्योंकि कल हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 को बताया था, आज हम आपको एक्सरसाइज 1.2 के टॉपिक बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो बोला है इसमें आपको सत्य और असत्य ही बताना है। तो 3 पॉइंट दे दिया है, अब इसमें से बताना है कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ध्यान से देखिएगा, मैंने एक सवाल फिर पढ़ रहा हूँ। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो यहाँ पे हम आपको कल वास्तविक संख्या के बारे में नहीं बताया था, तो आज हम आपको वास्तविक संख्या के बारे में ही बता देते हैं। वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। यानी रियल नंबर को हम जो है रियल नंबर के अंतर्गत सभी नंबर आते हैं। ध्यान रखिएगा, वास्तविक संख्या अंतर्गत हम सभी संख्याओं को पढ़ते हैं, जिसमें हम परिमेय अपरिमेय संख्या को भी इसमें पढ़ लेते हैं। जैसे रियल नंबर को हम इसी पे दर्शा सकते हैं, नंबर पे लाइन पे हम शो करेंगे, ऐसे चलता जाएगा। हम यहाँ पे आपको रेशनल नंबर को भी डिनोट कर सकते हैं और बहुत से भी नंबर को हम डिनोट कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ये आपका वाक्य सत्य होगा। या फिर ऐसे भी जान लीजिए, जितने भी नंबर आप पढ़े हैं, वास्तविक, प्राकृतिक, होल नंबर, इंटीजर्स, जो भी नंबर आप पढ़े हैं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए अपरिमेय संख्या भी एक वास्तविक संख्या होगा, ये सत्य है। दूसरा देखिए आप, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णिम यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। फिर से देखिएगा, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु कर्णिम यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। कल हमने आपको बताया था प्राकृतिक संख्या के बारे में, यानी नेचुरल नंबर। इसको आप अंडरलाइन करके एक बार फिर से यहाँ पे समझिए कि कह रहा है क्या जितने भी प्राकृतिक संख्या हैं क्या रूट में एम के फॉर्म में ही आएगा। ये आपका होगा आंसर असत्य। असत्य क्यों? क्योंकि अगर रूट में हम ले लेते हैं जैसे कि -9, अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कभी भी इसका जो वर्गमूल होगा माइनस में नहीं आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। या फिर हम कह दें ये आपका एक अमान्य होगा। अगर रूट में 9 भी लिख देते हैं एक प्राकृतिक संख्या, क्या रूट में m का इसका वैल्यू रूट में m में नहीं आएगा, इसलिए वैल्यू क्या होगा असत्य। थर्ड पॉइंट आप देखिए, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। फिर से हम पढ़ रहे हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो अब बताइए ये सत्य होगा कि असत्य? यानी हम पढ़ते किसके अंतर्गत हैं? वास्तविक संख्या के अंतर्गत जितने भी नंबर होते हैं वो आते हैं। वास्तविक संख्या के अंतर्गत रियल नंबर के अंतर्गत आपका नेचुरल नंबर, रेशनल, इरेशनल आते हैं। न कि हम पढ़ते हैं इरेशनल के अंतर्गत वास्तविक संख्या को पढ़ते हैं। और वास्तविक संख्याओं का जो संग्रह और समुच्चय बनता है उसमें परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या दोनों भी आते हैं, इसलिए विभाग क्या होगा आपका असत्य होगा। जिन बच्चों को जहाँ पे भी कहीं भी डाउट हो वो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं, हम आपको वहाँ पे बताएंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? बोल क्या रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को हम दोबारा पढ़ रहे हैं। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यानी बोल क्या, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल जितने भी हैं इसके वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या है, ऐसा उदाहरण दीजिए। तो हम पूछ रहा है कि है कि नहीं है, तो यहाँ पे इसका आपका आंसर होगा नहीं।
क्योंकि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होंगे। देखिए आपको कैसे, अगर हम उदाहरण दे देते हैं, अगर कर्णी में 4 ले लेते हैं, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, देख लीजिए कैसे निकाल लेते हैं, तो इसका एक पेयर बन जाता है। जो पेयर आपका कर्णी से बाहर आएगा तो इसका ये आपका देखिए रूट में अपरिमेय, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, न कि अपरिमेय संख्या, इसीलिए इसका उत्तर नहीं होगा। आप और भी उदाहरण दे सकते हैं, जैसे आप ले सकते हैं कर्णी में 9 ले सकते हैं, कर्णी में 25 ले सकते हैं, कर्णी में 16 ले सकते हैं, जिनका वर्गमूल आप निकालेंगे तो इस प्रकार से आपका निकलता जाएगा। और अपरिमेय संख्या जो नहीं आपने लिया अपरिमेय, निकल वर्गमूल निकाल लिया परिमेय, तो इसीलिए इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक, जहाँ पे समझ में आए या फिर ना समझ में आए, अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और चैनल को ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिए, शेयर कीजिए, और बाकी सब दोस्तों को भी अपने शेयर करिए जो कोचिंग जिनके यहाँ पे काफ़ी दूर पड़ता है, जाने में असक्षम हो, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, थर्ड सवाल, ये लास्ट सवाल है। क्वेश्चन क्या बोला है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। इनसे पढ़ दे रहे हैं, दिखाइए कि संख्या रेखा पर कर्णी में 5 को किस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, यानी √5 को संख्या रेखा पे आपको शो करना है। तो बहुत ही आसान है, बहुत से बच्चे कुछ बुक में रूट में 5 जो है, रूट में 13 भी दे दिया, रूट में 7 दे दिया, 9.3 ऐसे करके दे दिया है। तो इसको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हम आपको √5 का बता देते हैं, या फिर नहीं, जैसे बेसिक होता है हम आपको √2 से बताते हैं, उसके बाद हम आपको √5 का भी दिखा देते हैं। आप बेसिक पहले देख लीजिए। हम सपोज दे माना ले लेते हैं, नंबर लाइन खींच लिए, 0 1 और 2 ऐसे 3। ठीक, थोड़ा और इसको दूर ले लेते हैं, वन। ठीक, तो हम जिस जहाँ पे हम 0 लेते हैं, हम मान लेते हैं 0 से 1 1 यूनिट की हम अपना डिस्टेंस ले लेते हैं। तो इस पॉइंट को हम कोई भी नाम दे देते हैं, सपोज दैट ए दे दिया, और उसके बाद हम यहाँ से परपेंडिकुलर ले लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं लंब, या फिर जो एक्सिस पे आप जब लंब लेते हैं तो हम इसको परपेंडिकुलर 1 ये भी ले लेते हैं, 1 यूनिट का। यानी आप इकाई भी बोल सकते हैं, मात्रक भी बोल सकते हैं हिंदी में। अब इस बिंदु को हमने नाम दे दिया बी। अब जैसे रचना करते हैं तो हम क्या करेंगे, ओ को बी से क्या करते हैं, मिला देते हैं, ओ को बी से मिला दिए, तो मेरा क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए बी बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अब यानी हमें 2 वैल्यू पता है, तीसरी वैल्यू हमें निकालना पड़ जाएगा, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो ये 1 यूनिट। अब आपको बताते हैं, पाइथागोरस थ्योरम में पढ़े होंगे कि हम जो खड़ी रेखा होती है हम उसको बोलते हैं लंब, इसको आधार, और जो सबसे बड़ी रेखा और तिरछी रेखा को हम बोलते हैं कर्ण। अंग्रेजी में भी सुन लीजिए बच्चे, कर्ण को हाइपोटेनस बोलते हैं, और ये आपका बेस हो गया, और इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर यानी लंब, आधार बेस। ठीक, तो पाइथागोरस थ्योरम होता है, या पाइथागोरस प्रमेय से बोल सकते हैं, आप सूत्र भी बोल सकते हैं। तो होता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर
लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फिर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका यहाँ पे कर्ण हमारा क्या है आप देख ले दीजिए, ओ और बी। तो आप यहाँ पे डिनोट कर दिए, ओ बी मेरा क्या है, कर्ण है, और ए और बी मेरा क्या है, लंब हो गया, और ओ और ए मेरा क्या हो गया, ये आपका आधार हो गया। और ये मेरा कितना दिया है, 1 यूनिट, यानी 1 इकाई या मात्रा बोल सकते हैं, और ये भी मेरा 1 यूनिट ही है। हमें निकालना है क्या, कर्ण का। ये आपका सूत्र है, ध्यान में रखिएगा। आप जब लगाइएगा इसको, आप सर्किल में लगा देंगे, आपको यानी आपका जो गलती होने की संभावना होगी वहाँ पे कम रहेगा। आप फार्मूला ज़रूर लिखिए करिएगा, कोई भी अगर जहाँ फार्मूला आ रहा है आप उसको लिखिए और उसको आप एक डब्बे में पैक कर दीजिए। अब यहाँ आप देखिए, अब मेरा हो क्या रहा है, यानी ओ बी का स्क्वायर आप लगा देते हैं फार्मूला से, ओ बी के स्क्वायर इक्वल टू क्या बोल रहा है मेरा, हमने लगाया क्या है, लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर आपका क्या है, ए और बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस और ओ ए है तो ओ ए का स्क्वायर। तो सॉल्व कर दीजिए, ओ बी के स्क्वायर वैल्यू रखिए 1 के स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आपका आ जाएगा ओ बी के स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1, यानी ओ बी स्क्वायर इक्वल टू 2 आ गया। बट अब यहाँ ओ बी के स्क्वायर का वैल्यू आ गया 2, बट हमें चाहिए कि इसका वैल्यू था ओ और बी का ही हमको मान निकालना है। यहाँ पे ओ बी स्क्वायर है, तो अब इसका जो होता है अगर स्क्वायर यानी जब इसका हम दोनों पक्षों का जो वर्ग करेंगे तो आपका जो होगा, यानी ओ बी का वैल्यू जो स्क्वायर हटता है तो आपका जो अगला वाला जो पार्ट होगा वो रूट में चला जाता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, खत्म। तो आपका ओ बी का वैल्यू आपका आ गया √2, ये आपका करनी में 2 का मान निकल गया। इसी में हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं, हिंट दे देते हैं करनी में 3 का वैल्यू कैसे निकलता है। कुछ नहीं करेंगे, हम 1 यूनिट थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे, तो इसको हम कोई भी वैल्यू नाम दे दिए, सी दे दिए, और इसको हमने क्या किया, यहाँ से डिनोट कर दिया, तो ये आपका सी का निकलेगा। लेकिन अब √2 का वैल्यू आप है कहाँ पे, हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है। अब आप, क्योंकि अगर आप यहाँ तक कर रहे थोड़ा सा हल्का सा गलती होगा, आपको शो करना है संख्या रेखा पर। तो संख्या रेखा करने के लिए क्या होगा, हम गोला प्रकार लेते हैं, प्रोट्रैक्टर लेते हैं, तो ओ को हम सेंटर मानेंगे यानी केंद्र मान करके, यानी बी तक की जो दूरी होगी उसको यहाँ तक लेंगे और उसके बाद एक आर्क मार देंगे। जब आप एक आर्क मारेंगे तो आपका ऐसे करके यहाँ पे जो पॉइंट आएगा उसको आप चाहे पी बोल दीजिए चाहे जो, तो आपका ओ से लेकर के पी तक की जो दूरी होगी आपका वो वैल्यू होगा √2 के बराबर ही होगा। ये आपका पूर्ण नंबर आप यहाँ से आपको मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, जब आप यहाँ सॉल्व करेंगे तो आप लिख सकते हैं, हम बिंदु ओ को केंद्र मार करके माना और बिंदु बी से चाप लगाते हैं, यानी आर्क खींचेंगे। जब आर्क खींचेंगे कहाँ पे, संख्या रेखा पे जब खींचेंगे तो जिस पॉइंट को शो करेगा जहाँ पे कटेगा उस बिंदु को हम कोई भी बिंदु ले सकते हैं, चाहे पी लीजिए क्यू लीजिए, जो आपको समझ आए वो आपका जो, और वहीं वैल्यू आपका √2 के बराबर ही होगा। फिर उसके आगे आप √3 में बढ़ेंगे, आप 1 यूनिट यहाँ बढ़ गए और ये आपका √2 का वैल्यू आ गया। सेम फार्मूला लगाएंगे, ये आपका फिर ये कर्ण कहलाएगा, तो सेम फार्मूला रहेगा, नंबर आपका हल्का सा बस चेंज होता जाएगा। जब हम आपको थोड़ा सा आगे जल्दी से बता देते हैं, आप अपने हिसाब से नंबर को चेंज कर लीजिएगा, जो पॉइंट है ए बी सी जो होगा वहाँ पे रख लीजिएगा। तो हम आपको यहाँ से डायरेक्ट बताते हैं, तो जैसे हो जाएगा मेरा ओ सी का स्क्वायर हो जाता और क्या होता मेरा ओ बी का स्क्वायर होता और प्लस
बी और सी का स्क्वायर। तो अगर वैल्यू रखते ओ और बी का वैल्यू मेरा √2 था और प्लस इसका वैल्यू मेरा 1, ये भी मेरा स्क्वायर हो गया और ओ सी का स्क्वायर। ओ सी के स्क्वायर रखेंगे √2 का स्क्वायर, यानी हम करेंगे तो रूट के स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा आपका हट जाएगा +1, तो ओ सी के स्क्वायर हो जाएगा बराबर ये 3, तो यानी ओ सी इक्वल टू √3, ये आपका √3 हो जाएगा। सेम प्रोसेस आप फिर यहाँ पे इसको केंद्र मानेंगे, आप यहाँ आर्क लगाएंगे, जब आर्क को आप बढ़ाएंगे थोड़ा सा तो यहाँ कटेगा, तो यहाँ पे जो आपको वैल्यू आएगा हो सकता है आप बिंदु Q मान लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक की आपकी जो दूरी हैगा आपका करनी में 3 का मान होगा। इसी प्रकार से आप करनी में 4 का निकाल सकते हैं, करनी में 5 का निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्ट आपको, अब बच्चे कहेंगे सर अगर हमें डायरेक्ट 5 का दिया है निकालने के लिए, अब हम डायरेक्ट √5 का निकालें कि अब चलें हम एक बार 2 का निकालें फिर 3 कैसे 4 कैसे टाइम लगेगा। तो चलिए अब मेरी बात को एक बार ध्यान से देखिएगा, हमने √3 के लिए कैसे निकाला, पहले हमने लिया क्या √2 को लिया +1 को लिया। तो इसी प्रकार से अगर हमें √5 का निकालना है तो हम क्या करेंगे √4 का लेंगे +1, तभी हम आपको √5 का वैल्यू निकाल सकेंगे। और √4 के लिए क्या होगा जो इसका आपका निकलेगा, अब यहाँ पे मैंने 1 यूनिट लिया था, थोड़ा आगे चलिए हम बताते हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिए, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं, आपको भी वहाँ पे आपको टेलीग्राम यानी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों के लिंक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं आप √5 का। तो अब √5 लेते हैं, यहाँ फिर आपको वहीं शो करना है, थोड़ा सा मिला है 1 और 2, ठीक, और इसको आगे ले लेते हैं 3। तो क्योंकि √5 का हमने क्या बताया था √4 + 1, तो जो मेरा √4 होगा ये मेरा आधार रहेगा, ध्यान रखिएगा, और 1 मेरा हमेशा परपेंडिकुलर ही लेंगे, क्योंकि इसका जो हम स्क्वायरिंग करें मतलब रूट निकालेंगे तो 2 आएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे तो 0 से लेकर के 2 तक का जो वैल्यू लेंगे हम यहाँ पे 2 यूनिट ही लेंगे, और यहाँ से परपेंडिकुलर कितना ले लेंगे 1 यूनिट, यानी इसको हम A ले लेते हैं और इसको B ले लिए। अब आगे क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, O को हम B से क्या कर देते हैं मिला देते हैं, और ये मेरा क्या हो गया इसका वैल्यू हमें निकालना, मतलब कर्ण हो गया सबसे मैंने बड़ी रेखा है और तिरछी रेखा भी है, यानी OAB मेरा कितना हो गया 90 डिग्री के पास हो गया। तो जब 90 डिग्री लग गया तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम फिर से लगा देंगे। तो आप फिर से वहीं टॉपिक लिख लीजिएगा, मतलब मेरा कर्ण क्या कह रहा है तो लिख लीजिए, यानी कर्ण क्या है आपका OB और OA आपका क्या हो गया आधार, और AB आपका क्या हो गया लंब यानी परपेंडिकुलर। ये आपका आधार कितना है 2 यूनिट है, और AB यानी लंब यानी परपेंडिकुलर 1 यूनिट। अब हमें निकालना है डायरेक्ट OB का वैल्यू यानी कर्ण का, तो पाइथागोरस ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला देखिए, आप ध्यान रखिएगा क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। तो कर्ण का स्क्वायर आप मेरा क्या है कर्ण OB, तो OB का स्क्वायर बराबर आधार क्या है मेरा OA का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या हो गया मेरा AB का होल स्क्वायर। तो अब वैल्यू रख देते हैं आप
तो ओ बी के स्क्वायर बराबर ओ ए का वैल्यू मेरा क्या लिए हैं हम 2 यूनिट, यहाँ पे 2 का स्क्वायर और प्लस ए बी क्या है मेरा 1 का स्क्वायर। तो ओ बी का स्क्वायर लेते हैं यानी 4 + 1। अब क्या हो गया ओ बी स्क्वायर बराबर मेरा आ गया 5। हमें चाहिए किसका वैल्यू ओ और बी का, ना कि ओ बी स्क्वायर का। तो डायरेक्ट हम ओ बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो ओ बी बराबर रूट में 5 करनी में 5। अब डायरेक्ट यहाँ तक आ गया। अब लास्ट स्टेज आपका करता क्या है, कुछ नहीं करेंगे। आप यहाँ पे जो गोला प्रकार है आपको इसको सेंटर को केंद्र मान के यानी लिखेंगे ओ को केंद्र मान करके बिंदु बी से हम क्या करेंगे चाप आर्क क्या कहते हैं संख्या रेखा पे आर्क खींच देंगे और जहाँ पे वो मेरा आर्क का पॉइंट दर्शाएगा उसको हम कोई भी बिंदु मान देंगे और ये मेरा बिंदु यहाँ पे भी क्या हो जाएगा यानी करने में 5। यानी जो वैल्यू आपका यानी ओ और बी की दूरी तक का रहेगा करने में 5, वहीं वैल्यू आपका यानी बिंदु पी तक का भी यही होगा आपका रेखा। यानी बस यही चीज़ आपको शो करना था। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका सभी था, आपका एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चन थे। आपको जहाँ पे भी डाउट समझ में आए आप कमेंट सेक्शन में करके हमको बता सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। और क्लास 10th के मैंने पहले भी बताया था, पिछले क्लास में भी बताया था, क्लास 10th के भी जल्द से जल्द मैथ के क्लास ऑनलाइन जल्दी स्टार्ट कर दिए जाएंगे। और बड़े सर यानी चुंडी गुरुजी वो भी जल्द ही आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपको मतलब कंपटीशन के बैचेस को जल्द ही जल्द वो भी स्टार्ट करेंगे। और जहाँ पे आपको ना समझ आए वहाँ पे आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।